बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्रिक्शन कहते किसे हैं। इसे समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का सहारा ले लेते हैं। एक डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक अगर हम लोग रख देते हैं इस तरीके से, जिसका मास है m, ठीक। तो इस ये जो ब्लॉक है अभी ये रेस्ट की हालत में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मोशन की हालत में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉज में हम लोगों ने ये पढ़ा था। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। तो चलो, अभी ये रेस्ट में है तो हम लोगों ने सोचा कि न्यूटन्स के लॉज ने कहा है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, किसी मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन 1 न्यूटन कुछ भी हम लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा वेटेड था, इसका वेट ज़्यादा था, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अब वेट का जो मामला है उसे हम लोग साइड में रखते हैं। अभी हम लोग अगर ये सोचते हैं कि न्यूटन्स ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो हम लोग तो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, बहुत छोटा ही फोर्स दे रहे हैं, लेकिन फोर्स तो दे रहे हैं। तो अब ये फोर्स की वजह से ये ब्लॉक तो मूव करना चाहिए। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि या तो न्यूटन्स का लॉ हम लोगों ने गलत समझा, क्योंकि वो गलत तो उन्होंने कहा नहीं, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा फोर्स है जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा और जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। वही जो फोर्स होता है ना, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, जो इनविजिबल फोर्स है, उसे ही कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स। और ये फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेस के कांटेक्ट में लगता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स। इसके लिए हम लोग एक सिंबल बना लेते हैं, स्मॉल एफ। तो फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि एक्शन में आता है। कब? जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया गया। अब एक्शन में तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। इसका मिसाल हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिरर के सामने हम लोगों का इमेज कब बनता है? उसी वक्त बनता है जब हम लोग मिरर के सामने आते हैं। जैसे हम लोगों ने मिरर के सामने अपना एक हाथ दिखाया, वहीं पे हम लोगों का एक हाथ का इमेज बना। हम लोग अगर 2 हाथ को दिखाएंगे तो 2 हाथ का इमेज बनेगा। अगर पूरे के पूरे सामने चले आएंगे तो पूरा का पूरा इमेज तैयार होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है और ये फोर्स अगर इसमें एक्शन में आया तो उसी वक्त ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इसका मतलब अगर ये फोर्स नहीं होगा तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसे भी हम लोग अच्छे से और क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये फोर्स लगने से ये फोर्स आएगा, क्या सबूत है? तो सिंपल सा जवाब है कि अगर ये फोर्स लगने से ये फोर्स नहीं आ रहा है, इसके बिना लगे अगर ये आ जाता तो फिर ब्लॉक के ऊपर एक नेट फोर्स इसका हो जाता। ठीक है, अब ये फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा ऑपोजिंग फोर्स है जो कि एक्शन में आता है जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बॉडी या सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो या मूव करना चाहता हो। क्योंकि अभी यहाँ पर ये मूव नहीं किया, अभी ये मूव करने की चाहत में था, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स लगाया, इसे कहा कि मूव करो। इसने कहा ठीक है, सोचते हैं। ये सोच रहा था कि हम चले, ये ब्लॉक सोच रहा था कि मैं उठ के चला जाऊँ आगे, क्योंकि मुझे कोई खींच रहा है, लेकिन इसे रोक दिया गया। किसने रोक दिया? तो एक फोर्स, क्या नाम है उसका? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा ऑपोजिंग फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है या मूव करना चाहता है। अभी जो मूव करता है और मूव करना चाहता है, इसके बेस पे हम लोग फ्रिक्शन को बहुत सारे टाइप में तोड़ेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी फ्रिक्शन का डेफिनेशन आप लोग समझो, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, मतलब सोर्स क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, कैसे फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। तो यहां पे हम लोग को तो ये तो समझ में आया कि जब ये फोर्स लगे तो ये फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। लाने वाला कौन है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स आया, फ्रिक्शन फोर्स पैदा हुआ। लेकिन पैदा कैसे होता है, कौन बनाता है इसे फ्रिक्शन फोर्स को, इसका ओरिजिन सोर्स क्या है, इसे समझना है। तो इसे हम लोग 2 कंसेप्ट में बात कर सकते हैं। एक ओल्ड कंसेप्ट था, पुराना कंसेप्ट, और एक मॉडर्न कंसेप्ट है, अभी के कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा है। पुराने कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग ये बात कर सकते हैं। नंबर 1 में हम लोग सोर्स के बारे में बात करें तो ओल्ड कंसेप्ट ये था कि जब भी 2
सरफेस, दो बॉडी को, या एक ब्लॉक मान लो ये वाला है और ये दूसरा ब्लॉक है, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो इन दोनों का जो सरफेस है उसे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। ओल्ड कंसेप्ट में कहा गया है कि सरफेस जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, रफ होता है। और दूसरा बॉडी ले लेते हैं ये वाला, इसका भी जो सरफेस है कुछ इस तरीके का है। तो क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये ओल्ड कंसेप्ट, फ्रिक्शन का ओरिजिन सोर्स क्या है, ये ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि जब दो ब्लॉक या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो ये जो रफनेस है, मतलब एक सरफेस का निकला हुआ पार्ट ये वाला, ये दूसरा सरफेस, नीचे वाला सरफेस जो है इसके इस पार्ट में इंटरलॉक हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये ऊपर वाला सरफेस इसे मूव करना चाहता है तो क्या होता है, ये इंटरलॉक जो हो गया कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे इंटरलॉक हो गया। दो फिंगर को अपने ऐसे में ऐसे डाल लो। अब जब हम लोग एक हाथ को, राइट हैंड वाले को मूव करना चाहते हैं अगर ऐसे, तो क्या हो, ये लेफ्ट हैंड उसको पकड़ लिया। तो ये पुराना कंसेप्ट था कि इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स बनता है, इंटरलॉक हो जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, मॉडर्न कंसेप्ट बात कर लेते हैं हम लोग। मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से ये है कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ एक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे एडहेसिव गम होता है ना, गम में लिखा रहता है एडहेसिव वगैरह, तो वैसे ही एक एडहेसिव फोर्स दो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में एक्शन में आता है। इस तरीके से बहुत सारा मॉलिक्यूल है सरफेस में, मतलब बहुत क्लोज है, मैं थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ। इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में फोर्स, इसका मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों को पकड़ लेता है, दोनों सरफेस को। अब अगर हम लोग एक सरफेस को मूव, एक बॉडी को मूव कराना चाहते हैं दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो जाहिर बात है उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तो तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और उसे ही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यही ख्याल है कि वही जो है सोर्स है फ्रिक्शन फोर्स का। तो खैर ये दो कंसेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखना, एक ओल्ड कंसेप्ट था और एक न्यू कंसेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। लो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो तरह के टाइप का फ्रिक्शन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। ध्यान से, एक नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन और नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन। अब ये दो फ्रिक्शन क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल? देखो, एक्चुअल में हम लोग दो स्टेट के बारे में बात करेंगे, एक स्टेट सॉलिड और एक स्टेट लिक्विड। सॉलिड, दो सॉलिड सरफेस लो, दोनों सॉलिड सरफेस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ला दो। अब लाने के बाद जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहेगा तो उस वक्त एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, जैसे कि हम लोग ये बात कर रहे थे, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स। दो लिक्विड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स में क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी के सरफेस के बीच में। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स between two layer of liquid, और वो लेयर क्या, अगल बगल वाला लेयर, ऊपर नीचे एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लेयर है। तो अगर एक लेयर मूव कर रहा है दूसरे लेयर के ऊपर तो उस वक्त एक फ्रिक्शन फोर्स काम में आता है। तो खैर डायनेमिक फ्रिक्शन, जो लिक्विड में फ्रिक्शन होता है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आगे चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को यह याद रखना है कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो सॉलिड बॉडी के बीच में, इंटरनल फ्रिक्शन दो लिक्विड के लेयर के बीच में। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप का हो जाएगा।
नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन का 3 टाइप, इसे आप लोग नोट कर लेना। तो इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम लोग सारा बात करेंगे अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन के ऊपर। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में 3 टाइप आएगा अभी। नंबर 1 में होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 में आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का बात हम लोग और आगे करेंगे उसमें फिर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके अंदर फिर हम लोग देखेंगे एक और रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये कुछ एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स का कुछ टाइप था, इसे आप लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेना। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, पकड़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को, उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो शुरू करते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, स्टैटिक का जो वर्ड है उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि रुका हुआ। जब बॉडी रुकी हुई हालत में रहता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन में बाद में आएंगे। रुकी हुई हालत में जो फ्रिक्शन होता है उसे ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है। अगर एक बार समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है और कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में। ये एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सब में यूज़ होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को कवर करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, इसका ज़रा कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट, शायद कुछ बच्चों को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में ठीक से डिटेल में पता नहीं हो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने का। ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं हम लोग जिसका मास है m। तो इसका जो वेट होगा mg, उस वेट से ही ये ब्लॉक सरफेस को दबाएगा। सरफेस को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ इस शेप का था, एक बॉडी था, एक ऑब्जेक्ट था, ब्लॉक था, कुछ भी, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया। तो जब ये ब्लॉक इस सरफेस को क्या होगा, दबाएगा। क्यों दबाएगा? क्योंकि इसके ऊपर mg का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला है, अर्थ उसको खींचेगा। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल सपोज कर लो, अगर ये पेपर मैं ले लेता हूँ, ये कुछ पेपर है, ऐसे सिंपल फॉर्म में ये। अब इसको अगर मैं इस तरीके से दबा दूँ तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने इसके शकल को डिफॉर्म कर दिया, शकल को बिगाड़ दिया। अब जब ये फोर्स हटता है ना तो ये बॉडी अपने आप को रीगेन करने की कोशिश करता है ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन फोर्स हटने के साथ जब फोर्स लगा हुआ उसी वक्त ये बॉडी जो है जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया था, जिसकी वजह से मान लो इसका सरफेस थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ा सा दब गया, सपोज कहता है, दबता तो नहीं है, हम लोग मानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दबाएगा ना, उसकी मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि नीचे का मॉलिक्यूल थोड़ा सा एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएगा, हल्का सा, बहुत इग्नोर वाला, बहुत स्मॉल। अब ये बॉडी जो है नतीजे के तौर पर अपने अंदर, उसके अंदर एक हलचल पैदा होगा और वो चाहेगा कि उसे जो दबा रहा है वो वापस उसे पुश बैक करे, ताकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। उसमें फोर्स स्टोर रहता है। तो नतीजे के तौर पर ये बॉडी जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है कुछ इस डायरेक्शन में, इसी का नाम है रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आया और ठीक से कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्चुअल में कौन सा फोर्स होता है। जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रखते हो तो वो ऊपर वाला बॉडी नीचे वाले बॉडी को क्या करेगा, दबाएगा। तो नीचे वाला चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, वो भी क्या करेगा, अपने आप जो उसका शकल को आपने बिगाड़ा, ये बॉडी जिसने इसको नीचे वाले बॉडी के शकल को बिगाड़ा है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी कोशिश करेगा कि उसको वापस हटाए, हटो यहाँ से, मुझे अपने शकल में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहने दो। तो उसके लिए जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स, सिंपल बोल लेते हैं। अब ये रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है,
आगे देखो, अब हम लोग अगर मान लेते हैं उसी सरफेस में कुछ बड़ा बॉडी हेवी मास का ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जिसका मास है m। तो अब ये उसी सरफेस है, ये भी एस है, लेकिन ये m1 है और ये कैपिटल मास लिख देते हैं m2। अब ये बॉडी जो है उसी सरफेस को ज्यादा फोर्स से दबाएगा, तो ये ज्यादा डिफॉर्म होगा, तो ज्यादा रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो अब ये जो ज्यादा फोर्स से दबा रहा है उसका नतीजा क्या होगा, ज्यादा रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। तो अब तुम सोचो कि एक हल्का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस, तो उसने कम दबाया, तो उस ऑब्जेक्ट के नतीजे में रिएक्शन फोर्स कम मिला। अगर एक भारी बॉडी को रख देते हैं उसी सरफेस के ऊपर, तो वो ज़्यादा दबाएगा, इसका नतीजा क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अब आगे जरा सोचते हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि फ्रिक्शन, एक फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अब वहाँ चलते हैं, एक फोर्स अप्लाई करने वाले। मान लो पी फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ भी ले लेते हैं mg, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स r। ठीक है, यहाँ भी एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा F, यहाँ भी एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा F। सपोज कर लो दोनों ब्लॉक ही मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर वाला मूव कर रहा ना नीचे वाला। ऊपर वाले को मूव कराने के लिए जितना फोर्स चाहिए था उससे आपने कम दिया, नीचे वाले ब्लॉक को मूव कराने के लिए जितना फोर्स चाहिए था उससे भी आपने कम दिया। तो दोनों में क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। अब जब फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है कि वो बैलेंस हो रहा है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने फोर्स बढ़ाया और बढ़ाते 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 एक ऐसा सिचुएशन पहुंचा जहां पर बॉडी मूव करने लगा, तो जाहिर बात है ये P और ये P में बड़ा कौन होगा, तो जाहिर बात है P1 छोटा होगा और P2 बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मूव करने से पहले, अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मूव करने से पहले बात कर रहे हैं, अगर ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में किसकी वजह से रह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स से। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है बॉडी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी तो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, अगर मूव कर जाएगा तो उसको तो हम लोग बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब मूव नहीं कर रहा है तो उस वक्त क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है और उस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए हम लोग इसे एफएस से दिखाएंगे और इसे भी एफएस लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये एफएस का वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन, कैसे कैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्यों बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, बिकॉज बात हो रहा है फोर्स के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जाहिर बात है अगर ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड भी होगा और खुद का डायरेक्शन भी होगा। तो रुकी हुई हालत में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस वक्त हम लोगों को डिसाइड करना कि इसका डायरेक्शन कहाँ है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक ब्लॉक, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v। तो हम लोग ये इसका वेलोसिटी अंडर द फोर्स F, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और कहाँ बॉडी को लेकर जा रहा है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में डिसाइड करना आसान होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कहा कि फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स लगने की वजह से वो फोर्स में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, रुकी हुई बॉडी की हालत में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो रुका हुआ है ना, आपको जाते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हम लोगों को पता करना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ये फिक्स नहीं रहता। बड़ा अजीब सवाल है ना, इसे आप लोग ध्यान में रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। नॉर्मल रिएक्शन तो सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं अब। तो पहले इसका डेफिनेशन अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड, स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी and body does not move, then a friction force comes into play known as स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी का नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन।
ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक हम लोगों ने रखा 10 kg का, या चलो बड़ा कर देते हैं 100 kg का। अब इस सरफेस को मूव कराने के लिए सपोज कर लो कोई जवान मतलब यंग मैन, अच्छा हेल्दी, जिसको पहलवान टाइप का इंसान बोल सकते, वो आया और उसने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन, और उस 50 न्यूटन से वो ब्लॉक चलने लगा। उससे कम जब वो लगा रहा था तो वो फोर्स से ब्लॉक नहीं चल रहा, मतलब 49 तक लगाया उसने, ब्लॉक मूव नहीं किया। लेकिन जैसे उस पहलवान इंसान ने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, सपोज कर लेते, मान लेते, कुछ भी हो सकता है वो ब्लॉक मूव करने लगा। 50 से पहले 49, उससे पहले 48, उससे पहले बहुत सारा फोर्स है। वो सारे फोर्स में क्या हो रहा था उसके ऊपर बात करते हैं। अगर 50 से ज़्यादा होगा तो फिर उसके ऊपर अलग चर्चा होगा, 50 से कम होगा उसके ऊपर अलग चर्चा होगा। तो 50 से कम, क्योंकि 50 में बॉडी मूव कर जा रहा है, और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बॉडी रुकी हुई हालत में, तो हम लोग का टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हालत में क्या हो रहा है उसमें हम लोग समझते हैं। तो सपोज कर लो कि हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया वो 10 न्यूटन, तो नतीजा क्या होगा कि ये ब्लॉक मूव करेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम लोग ने देखा कि 50 से मूव कर रहा है तो नहीं मूव कर रहा है। तो ये 10 न्यूटन फोर्स को किसने बैलेंस किया? तो जवाब है एक स्टैटिक फ्रिक्शन ने। किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जवाब है 10 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक को यहाँ मूव करना चाहिए। तो जाहिर बात है स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया? 10। अभी मैग्नीट्यूड 10 है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड को काट करके 20 कर दिया। क्या 20 न्यूटन लगाओ, तो अभी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब इसके ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफएस, वो कितना है? 20 न्यूटन। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है अब 30 न्यूटन लगा कर देखो। तो 30 न्यूटन लगाया गया जब, तो उस वक्त भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 30 न्यूटन। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना चाहिए ना। अगर फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जाहिर बात है कोई ना कोई फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, और वो फोर्स कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नाम बार बार याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं 40 न्यूटन, तो भी बॉडी मूव नहीं कर रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 40 न्यूटन। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया फोर्स 48 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं कर रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 48 न्यूटन। फिर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया 49.9 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं कर रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 49.9 न्यूटन। तो इस तरीके से अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है किसी बॉडी के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता कितना है? तो जवाब हम नहीं बता सकते कितना होता है। हम डायरेक्टली बॉडी को एक बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा ये हम लोग तय नहीं कर सकते। कौन तय करेगा? तय वो करेगा, डिसाइड वो करेगा जितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। अगर एक बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स आप लोगों ने लगाया है और अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 5 न्यूटन। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने 3 न्यूटन फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 3 न्यूटन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है 2 न्यूटन और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो अपने आप चेंज होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अप्लाइड फोर्स के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं बिफोर मूविंग, ये बात ध्यान में रखना, बिफोर मूविंग, बिफोर जस्ट मूव करने से पहले तक, जब वो मूव करेगा तो उस वक्त एक टॉप लेवल में वैल्यू जाएगा, उसमें हम लोग बाद में आएंगे। मूव करने से पहले जब तक बॉडी रेस्ट की हालत में है उस वक्त तक स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से शुरू होकर के, जब आपने फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, फोर्स नहीं लगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 0 होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू शुरू कहाँ से होता है ये हम लोग बता सकते हैं 0 से। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 0। लेकिन उसके बाद अगर फोर्स लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अकॉर्डिंग टू फोर्स चेंज होता रहेगा, और जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स आप लोगों ने अप्लाइड किया इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, बिफोर मूविंग, बॉडी मूव नहीं करना चाहिए। जब मूव कर जाएगा तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होने का कुछ और में चला जाएगा। हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में घुस जाएंगे, वहां चले जाएंगे, चर्चा वहां पर होगा। अभी बात हो रही है सिर्फ रेस्ट के बारे में। तो ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन जो अपने मैग्नीट्यूड को खुद ब खुद चेंज करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। तो इसलिए कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड, अपने आप को एडजस्ट करता है मैग्नीट्यूड में। दूसरी बात हम लोग करते हैं डायरेक्शन के बारे में कि स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है।
एक सरफेस के ऊपर मान लो एक फोर्स, एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया P1 इस तरीके से, और ये ब्लॉक मूव नहीं किया। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं किया तो जाहिर बात है इसके ऊपर नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 किस हालत में होगा? तो नेट फोर्स 0 जो होगा वो दो हालत में हो सकता है। एक दो मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, दोनों बातें नहीं है, दोनों में से अगर एक भी फेल, जैसे मैग्नीट्यूड अनइक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, तभी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो मतलब अगर ये P1 फोर्स लगाया गया और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब एक फोर्स F1 स्टैटिक फ्रिक्शन 1 यहाँ क्रिएट होगा और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, जो भी मैग्नीट्यूड हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम लोगों ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया P2, इसको हटा दो, P1 को हटा दो, अब इसे भी हटा दो। अब हम लोगों ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो जाहिर बात है अगर ये ब्लॉक मूव कर गया तो ठीक है। अगर मूव नहीं किया, और वही हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो जाहिर बात है एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आया होगा सेम मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन क्या होगा? इसके ऑपोजिट। क्योंकि भाई वेक्टर में पढ़े हो ना, फोर्स R इक्वल टू √A² + B² + 2AB cos θ। तो यहाँ पर क्या है, अगर दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते हैं और एंगल को 180 करते हैं, तो R इक्वल टू क्या होगा? दोनों को इक्वल कर दो, A - A का होल स्क्वायर, तभी तो R 0 आएगा, रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो जाहिर बात है F2 जो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन 2, ये इस डायरेक्शन में लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने फोर्स ऐसे नहीं अप्लाई किया, अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो P3, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होगा FS3। तो देख लो जरा, P1 FS1, P2 FS2। तो इस तरीके से अगर तुम देखो, अगर P1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को भी खुद ब खुद चेंज करता है, अपने डायरेक्शन को खुद ब खुद डिसाइड करता है कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन, अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करता है, चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें थी। कोई फॉर्मूला है स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालने का? क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालने का? तो जवाब याद रखिए, नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और वही हम लोग अब करने जा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में बाउंड्री है, बीच का सरफेस है, इंटरफेस जिसको बोलते हैं ना, पानी और हवा जहां पर मिल रहा है उस सरफेस को क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वही होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले बॉडी रेस्ट में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी मोशन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन का आप मिनिमम वैल्यू जानते हो 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको निकालने का हम लोगों के पास फॉर्मूला है। तो अब हम लोग टॉपिक शुरू होने जा रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो हेडिंग मान लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जो बातें मैंने किया है उसे ध्यान में रखना, नोट करके रखना। देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम लोग फिर से वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। अब मैं उसे फिर से नहीं समझाऊंगा, बल्कि उसका यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये बताओ कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, ठीक, और ये दूसरा ब्लॉक है सेम सरफेस के ऊपर रखा गया जिसका मास है 100 kg, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर इसका मास नीचे की तरफ जो वेट लगेगा वो mg, नतीजे में ये रिएक्शन फोर्स लगाएगा R1, यहाँ भी वेट लगेगा mg, 100g होगा, रिएक्शन फोर्स R2। अब ये रिएक्शन फोर्स, अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात करते हैं
तो इंक्लाइंड प्लेन में रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे होता है, एम जी यहाँ पर होता है, ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा बनता है, और ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे होता है R3। तो रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा mg के इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, R इक्वल टू mg हो जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में रिएक्शन फोर्स mg के बराबर नहीं होता। mg का कंपोनेंट हो सकता है और कभी कभी तो mg के बराबर होता भी नहीं है। जैसे कि इस तरह के केस में अगर एक बॉल में एक सरफेस को अगर पुश करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, F फोर्स लगा रहे हैं, P फोर्स, तो नतीजे में क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा तो अब यहाँ तो P तो R के बराबर हो रहा है ना, mg तो नीचे होता है, यहाँ पर होता है mg। इस तरह का प्रॉब्लम भी हम लोगों को मिलेगा, हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पर बात यह है कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सबसे पहले ये कंसेप्ट को क्लियर रखो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर हमेशा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता है। ये सवाल मेरा ये है कि अगर इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए जस्ट मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से 10 से पहले 9.99 तक ये ब्लॉक मूव नहीं किया, जैसे 10 अप्लाई किया ये मूव कर गया, क्या ये ब्लॉक इसी 10 न्यूटन में मूव करेगा? फिर से 9.9999 न्यूटन में ये ब्लॉक मूव नहीं किया, जैसे ही 10 अप्लाई किया ये ब्लॉक मूव कर गया। तो क्या 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से ये ब्लॉक मूव करेगा? तो जवाब नहीं करेगा। सवाल उठता है कि क्यों नहीं करेगा, रीज़न क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसके इस तरह के मतलब एक प्रैक्टिकली बात तो समझ में आ रहा हम लोगों को कि हाँ भाई ये भारी है, ये हल्का है, हल्का चीज़ कम फोर्स से मूव कर जाता है, भारी तो नहीं करेगा, ये तो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन